गीता अपनी बहू मिहिका के साथ रहती थी। मिहिका और गीता ससुर जयदीप और पति विनीत के लिए आज खास खाना बना रही होती हैं, क्योंकि आज बाप बेटे जयदीप और विनीत दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे और उनके लिए उनकी बीवियां टिफिन बना रही थी। लीजिए विनीत के पापा, आपका टिफिन पैक हो चुका है। और विनीत, ये तुम्हारा टिफिन। आहा हा क्या खुशबू है भाई, वाह मजा ही आ गया। अरे तुम दोनों सास बहू सच में मास्टर शेफ हो, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। जयदीप और विनीत घर से निकल जाते हैं, लेकिन जिस एरोप्लेन में वो दोनों बैठते हैं वो क्रैश हो जाती है और प्लेन में सवार आधे यात्रियों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक जयदीप भी होता है। लेकिन विनीत बच जाता है और वो अपने पैरों और हाथों से अपाहिज हो जाता है। अपने पापा के जाने से विनीत बहुत टूट जाता है। गीता अब विधवा हो चुकी थी। वो गहरे सदमे में जाती है। मिहिका उसे सांत्वना देती है। बस माँ जी, बस, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। हाँ बहू, विनीत भी अब अपाहिज हो गया है। हमें हमें उसकी भी देख रेख करनी होगी। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन हमें ये करना होगा। मिहिका और गीता दोनों सास बहू ठान लेते हैं कि वो अभी नौकरी ढूंढकर काम करके पैसे कमाएंगी। वो दोनों कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। दुखी और निराश होकर वो घर लौटते हैं। तभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ विनीत भावुक होकर उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपाहिज न होता तो आप दोनों को ये दिन देखने की कोई नौबत ही नहीं आती। मेरा जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। खामखा मैं आप दोनों पर बोझ बनकर रह गया। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी उस प्लेन क्रैश में मर जाता। नहीं विनीत, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम हम पर बोझ नहीं हो और कभी ऐसा सोचना भी मत। और खबरदार, अगर आइंदा से मरने की बात की तो। पति को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहती। तो मेरा लाल है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसी बातें मत कर। और तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, वो एक हादसा था। गीता और मिहिका दोनों अगले दिन फिर से काम ढूंढने लग जाती हैं। इस बार वो लोगों के घरों में साफ सफाई या खाना बनाने का काम ढूंढने जाती हैं, लेकिन बेचारी दोनों इस बार भी काम ढूंढने में असफल हो जाती हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है और एक दिन वो दोनों एक ढाबे को देखती हैं, जहां पर बहुत से ग्राहक खाना खा रहे थे। देखिए ना माँ जी, इस छोटे से ढाबे में कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं। हाँ मीका बहू, ये ढाबे वाला एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाता होगा। तो क्यों ना हम भी एक ढाबा खोलें? क्या कहती हो आप माँ जी? लेकिन बहू, तू तो जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं रहे कि हम ठीक से 2 वक्त की रोटी खा सके, और तुम ढाबे की बात कर रही हो। हाँ माँ जी, वो बात भी है। ये कैसी दुविधा में फंस गए हैं हम। 6 दिनों से तपती धूप में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें काम नहीं मिला। न जाने कब हमारी मुश्किलें दूर होंगी। तभी गीता के दिमाग में एक ख्याल आता है। मिहिका बहू, एक रास्ता है। मेरा भाई गिरीश, हो सकता है कि वो हमारे पैसों के लिए थोड़ी सी मदद कर दे। अरे हाँ माँ जी, मामा जी सच में हमारी मदद कर सकते हैं। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मिहिका और गीता दोनों गिरीश के पास जाती हैं। गिरीश एक अमीर आदमी था जो एक बंगले में रहता था, लेकिन गीता ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गरीब जयदीप से शादी की थी, इसीलिए गिरीश उससे ठीक से बात नहीं करता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि हमें अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मत दिखाना। तो क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों? अभी वो गरीब फटीचर जयदीप परलोक सिधार गया, इसलिए आ गई फिर से हमारे तलवे चाटने? हाँ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भैया, विनीत भी अपाहिज हो गया है उस प्लेन क्रैश के कारण। अब सारी जिम्मेदारी मेरे और मिहिका बहू के कंधों पर है। हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें सोचा कि हम दोनों सास बहू मिलकर अपना खुद का ढाबा खोलेंगे, जिसके लिए हमें पैसों की मदद चाहिए थी। मामा जी, प्लीज मना मत कीजिए।
हम बहुत आस और उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास। अरे मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है क्या? हाँ, तुम दोनों को मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम दोनों को यहां से धक्के मारकर भगवा दूंगा। लेकिन भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए ना भैया, भैया। गिरीश गीता और मिहिका के मुंह पर दरवाजा बंद करता है। बेचारी बेसहारा मिहिका और गीता बहुत उदास होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या करें और क्या नहीं। तभी मिहिका के पापा के दोस्त प्रताप मिलते हैं और मिहिका अपना सारा दुख उन्हें बताती है, जिसके बाद हे भगवान, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? हाँ, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे बांस का खेत है, उसमें से तुम्हें जितने बांस चाहिए तुम ले जा सकती हो बेटा। तुम्हारे पापा ने जीते जी मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने का सौभाग्य दे दो बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप काका। प्रताप मिहिका को ढेर सारे बांस की लकड़ियां देता है, जिन्हें वो अपने साथ ले जाती है। लेकिन मिहिका बहू, हम इतनी सारी बांस की लकड़ियों का करेंगे क्या? ये तो हमारे किसी भी काम की नहीं। किसने कहा कि यह हमारे किसी भी काम की नहीं? माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम इन बांस की लकड़ियों का बांस का ढाबा बनाएंगे। बांस का ढाबा? जी हाँ, बांस का ढाबा। इस ढाबे में ग्राहकों को बांस की वजह से ताज़ा हवा और नैसर्गिक सुख मिलेगा। गर्मी में हमारा ढाबा ठंडा रहेगा। हमें ढाबा बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है फिर। अरे वाह बहू, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मीका और गीता दोनों सास बहू मिलकर एक बांस का ढाबा तैयार करती हैं, जिसमें वो दोनों बढ़िया से खाना बनाती हैं और उनके हाथ का बना खाना सभी को पसंद भी आता। अरे भाई, सुपर डुपर खाना बना है मेहका जी। अरे गीता काकी, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे हमने कभी नहीं खाए। ये तो सेम टू सेम अमृतसरी छोले भटूरे लग रहे हैं। अरे और ये पाव भाजी, ये एकदम बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट टेस्ट है भाई। मैं तो 5 प्लेट और खाऊंगा, और तो और 5 प्लेट घर पर पार्सल भी ले जाऊंगा। बहुत मजा आया, थोड़ा और मक्खन डालिए ना बहन जी। जी क्यों नहीं, ये लीजिए। इस तरह दोनों सास बहू अपने बांस के ढाबे से खूब पैसे कमाने लगते हैं और तरक्की करने लगते हैं। ये सब गिरीश से देखा नहीं जाता। गिरीश को गीता और मीका की सफलता देख जलन होती है और वो रात के अंधेरे में जेसीबी लेकर गीता और मीका के बांस के ढाबे के पास आता है और जेसीबी से उनके ढाबे को तोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसे स्वर्गवासी जयदीप की आत्मा दिखाई देती है। जयदीप जेसीबी के सामने खड़ा हो जाता है और वो गिरीश को गुस्सैल आंखों से देखता है। जी जयदीप, तुम यहाँ? तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार कह दे रहा हूं, मेरी बीवी और बहू को परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चाहो तो आजमा कर देख लो, अभी की अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आज से, मेरा मतलब है अभी से ही गीता और मिहिका से दूर चला जाऊंगा। मैं फिर कभी उनके पास आस पास भी नहीं आऊंगा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गिरीश घबराकर जेसीबी घुमाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जयदीप की आत्मा भी गायब हो जाती है। गीता और मीका दोनों सास बहू बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके शहर में एक नया रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। वहीं विनीत भी घर बैठे अपने बचपन के शौक डबिंग को पूरा करता है और डबिंग का काम करता है। इस तरह वो तीनों अपने जीवन में बहुत खुशी से रहते हैं। मोहनपुर कहकर एक गांव में नित्यानंद नामक एक आदमी अपनी बीवी वर्षा संग रहा करता था। नित्यानंद का गांव में एक ढाबा था, लेकिन उसके ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते, जिस कारण वो बहुत चिंताग्रस्त रहता। अब हमारे गांव में रहते ही कितने लोग हैं जो हम ज्यादा ग्राहकों के आने की आशा करें, और ऊपर से आपने ढाबा भी ऐसी जगह खोला है जहां आसपास इतने घर भी नहीं है और गांववासी इस तरफ ज्यादा आते भी नहीं। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी वर्षा। अब मैं इस ढाबा को खरीद कर फंस गया हूं, लेकिन नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगा। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही निकालूंगा अपने ढाबे को आगे बढ़ाने के लिए।
नित्यानंद निरंतर हिम्मत जुटाता रहता। वो अपने ढाबे के पोस्टर्स और पैम्फलेट भी छपवाता और गांव में बांटता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ढाबे पर बस इक्का दुक्का लोग ही आते। नित्यानंद को अब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है, जिससे वर्षा भी परेशान हो जाती है। नित्यानंद जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, इस ढाबे को बेच दीजिए और कोई नया काम शुरू कीजिए, क्योंकि हम यूं ही अच्छे दिनों का इंतजार करते करते उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे तो और डूब जाएंगे। हाँ वर्षा, शायद तुम सही ही कह रही हो। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरे ढाबे का कुछ भविष्य हो सकता है। मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। नित्यानंद एक आदमी को अपना ढाबा बेच देता है और अब वो घर पर ही रहने लगता है। मैं तो कहती हूँ अभी कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लीजिए, उसी में पैसा है। अब खुद का बिजनेस डालने के बारे में बाद में सोचना। हाँ वर्षा, मैं कल से ही नई नौकरी की तलाश शुरू करूंगा। ऊपर वाले की दया से मुझे कोई अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल जाए बस। अगले दिन से नित्यानंद नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन जहां जहां वो जा चुका था सभी ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। जब उसे भूख लगती है तभी वो एक ढाबे में जाकर पाव भाजी खाता है। उस समय वहां पर एक आदमी उस ढाबे के मालिक से बात कर रहा होता है। जी जी हाँ महेश्वरी साहब, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक हाईवे ढाबा खोलूं। अरे हाँ, ये तो एकदम बेस्ट आइडिया है। हाईवे पर सफर करने वाले लोग रुक कर खाना खाने आएंगे। गांव में तो वैसे भी इतने लोग नहीं हैं, लेकिन हाईवे पर तो बहुत अच्छे से कमाई होगी। उन दोनों की बातचीत सुनकर नित्यानंद के दिमाग में भी ये ख्याल आता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छा विचार है। क्यों ना मैं भी एक हाईवे ढाबा खोल लूं। मैं घर जाकर वर्षा से इस बारे में बात करता हूँ। नित्यानंद घर जाकर वर्षा को सारी बात बताता है। तभी अरे हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। हाईवे पर तो हर आधे घंटे में सफर करने वाले रुककर खान पान करते हैं। नित्यानंद जी, हाईवे ढाबा खोलने का ये विचार बहुत ही सही है। चलो ऊपर वाले का नाम लेकर ढाबे की शुरुआत करते हैं। नित्यानंद और वर्षा दोनों ही हाईवे पर ढाबा खोल लेते हैं, जिसका नाम वो देसी तड़का ढाबा रखते हैं। नित्यानंद का हाईवे ढाबा 2 से 3 दिनों में ही अच्छे से चलने लगता है, लेकिन नित्यानंद के आ जाने से उस हाईवे का दूसरा ढाबा जो होता है वो ठीक से नहीं चल पाता। उस ढाबे का मालिक विनोद और उसकी बीवी कजरी दोनों ही नित्यानंद और वर्षा के ढाबे से जलने लगते हैं। जब तक हम इस हाईवे पर अपना ढाबा चलाते थे तब तक सब खुशहाल मंगल था, लेकिन जब से ये नित्यानंद ढाबे वाला यहाँ आया है हमारी तो खुशियों पर ही ग्रहण लग गया है। और नहीं तो क्या, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर वो स्वादिष्ट खाना बना सकती है तो हम भी कोई अनाड़ी थोड़ी हैं। हम भी दिखा देंगे उसे कि हम कितने तगड़े खिलाड़ी हैं। हाँ। हाईवे पर रुककर खाना खाने वाले ग्राहकों को नित्यानंद के ढाबे का खाना ही पसंद आता और वो लोग विनोद के ढाबे में नहीं जाते। विनोद का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। वहीं नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे की तरक्की से बहुत खुश होते हैं। आखिरकार हमारे अच्छे दिन आ ही गए नित्यानंद जी। अब आप देखना कैसे हमारा ढाबा मशहूर हो जाता है। हाँ वर्षा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बस सब कुछ यूं ही रहे। ये देखिए, मैं ये नजर बट्टू लाई हूँ। इसे हम हमारे ढाबे के बाहर लगा देते हैं ताकि हमारे प्यारे से हाईवे ढाबा को किसी की नजर ना लगे। हाँ 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 वर्षा, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ जो तुम ये नजर बट्टू ले आई। वर्षा ढाबे के बाहर उस नजर बट्टू को लगा देती है। वहीं विनोद और कजरी ये सब देख रहे होते हैं और उनका पारा और भी हाई होता जाता है। ये दोनों तो हमारे रास्ते का कंकड़ बन चुके हैं। अब हम इन्हें यहाँ से कैसे भगाएं? कजरी, चिंता मत करो विनोद जी, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है जिससे ये दोनों 100% यहाँ से भाग जाएंगे और वो भी खुद की मर्जी से। क्या क्या बात कर रही हो? लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा कजरी? ये दोनों तो चुंबक की तरह चिपक चुके हैं यहाँ डेरा जमाकर। सुनिए, रात में जब ये दोनों ढाबे को बंद करने जाएंगे तभी मैं एक भोंपू में भूतिया आवाज निकाल कर इन्हें डराऊंगी और धमकाऊंगी, जिससे इनको सब सच ही लगेगा और फिर ये दोनों सच में ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। अरे वाह कजरी, ये तो बहुत ही सॉलिड आइडिया है। ये तो पक्का काम करेगा। रात में जब नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे को बंद करने जा रहे होते हैं तब अचानक से ढाबे की लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं और उन्हें पायल की छन छन आवाज भी सुनाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं।
ये आवाज कहाँ से आ रही है नित्यानंद जी? और ये लाइट्स, इन्हें क्या हो रहा है? अरे, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है वर्षा कि आखिर ये सब किसका संकेत है। कजरी भोपू से डरावनी आवाज निकालती है। क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है इस ढाबे में, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि ये हाईवे मेरा है। मैं एक हाईवे वाली चुड़ैल हूँ। नहीं। और अगर कल रात से पहले तुम दोनों अपने इस मनहूस ढाबे को बंद करके यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। समझ गए तुम दोनों, मूर्ख कहीं के। विनोद गुलेल से कंकड़ की गोली चलाता है और उसका निशाना सीधे ढाबे के नजर बट्टू पर लगता है, जो टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारा नजर बट्टू भी टूट गया। मतलब ये सब हकीकत में हो रहा है। ओह, हाँ चुड़ैल जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई जो आपके हाईवे पर ढाबा खोल दिया हमने। हाँ चुड़ैल जी, हम कल सुबह ही ढाबा बंद कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बख्श दो। ठीक है। डर के मारे नित्यानंद और वर्षा दोनों ही सुबह सवेरे अपने ढाबे का सारा सामान एक ट्रक में भरकर उसे खाली करते हैं। नित्यानंद बहुत भावुक हो जाता है। एक इसी ढाबे से आस थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहेगी। जी आप ज्यादा मत सोचिए, ढाबे को यहाँ चालू रखेंगे तो वो हाईवे वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। दिल पर पत्थर रखकर नित्यानंद और वर्षा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से नित्यानंद रुक जाता है और बोलता है। एक मिनट वर्षा, अगर उस चुड़ैल ने हमें अपना ढाबा बंद करने की वार्निंग दी है तो जाहिर सी बात है उसने हमारे बगल वाले ढाबे वाले को भी ये वार्निंग दी होगी। चलो अभी जाकर पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। लेकिन नित्यानंद जी, नित्यानंद वर्षा का हाथ पकड़कर उसके साथ विनोद के ढाबे के पास जाता है। तभी वो विनोद और उसकी बीवी कजरी की बातें सुन लेता है। क्या डरावनी आवाज निकाली कल रात को तुमने कजरी? तुम तो कलाकार निकली। आखिरकार वो दोनों ढाबा बंद करके चले ही गए। कजरी का प्लान फ्लॉप हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सच्चाई जानकर वर्षा और नित्यानंद के होश उड़ चुके थे। अच्छा, तो ये तुम दोनों की सोची समझी चाल थी। बहुत खूब। हाँ, तुम दोनों को क्या लगा हम डर जाएंगे? अब एक बात कान खोलकर सुन ले विनोद के बच्चे, अब चाहे सच की चुड़ैल भी क्यों ना आ जाए, मैं अपने हाईवे ढाबे को बंद नहीं करूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, चलो जी यहाँ से, डरपोक कमजोर लोग। विनोद और कजरी की बोलती बंद पड़ जाती है और वर्षा और नित्यानंद वहां से पूरी टशन के साथ निकलते हैं और फिर से अपना हाईवे ढाबा खोलते हैं। उसके जरिए खूब सारे पैसे कमाते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। मुंबई शहर में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी थी और हर जगह अगर कोई आइसक्रीम बिक रही थी वो थी हेवेंस आइसक्रीम। राजशेखर उस आइसक्रीम कंपनी का मालिक था। वो एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी गीतांजलि और 20 साल की बेटी कोयल के साथ रहता था। कोयल भी बहुत स्वादिष्ट और अनोखी अनोखी आइसक्रीम्स बनाती थी। अरे वाह कोयल बेटा, तुमने तो वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी का क्या मिश्रण किया है। फैबुलस आइसक्रीम। और ये रसगुल्ले वाली आइसक्रीम, ये भी बहुत अमेजिंग है बेटा। सच में तुम और तुम्हारी ये सुंदर सुंदर और अतरंगी आइसक्रीम के फ्लेवर के आइडियाज बहुत खूब। थैंक यू सो मच मम्मा पापा। कोयल बेटा, तुम्हारी सजेस्ट की हुई कीवी और चॉकलेट मिक्स फ्लेवर वाली आइसक्रीम की बहुत सेल्स हो रही है। बेटा, तुम हमारी कंपनी का नाम रोशन कर रही हो। तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारी क्रिएटिविटी फर्स्ट क्लास है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया या फिर हमारी कंपनी को कुछ हो गया तो फिर तुम हेवेंस आइसक्रीम की शान कायम रखना बेटा। कोयल के घर के बाहर एक रूम था जिसके अंदर सारी पुरानी चीजें रखी थी। एक दिन जब वो और गीतांजलि उस रूम में कुछ ढूंढने आते हैं तभी उसे एक बहुत ही अतरंगी स्टाइल वाली मोटर बाइक दिखाई देती है। अरे वाह मम्मा, ये मोटर बाइक, ये तो बहुत ही कूल है। ऐसी मोटर बाइक तो मैंने आज तक नहीं देखी। और इसका डिजाइन भी कुछ अलग सा लग रहा है ना मम्मा, और काफी हटके है। ये किसकी है और यहाँ इस सड़े हुए रूम में क्या कर रही है?
कोयल बेटा, ये तुम्हारे दादाजी ने अपने हाथों से बनाई थी, उनकी याद में इसे रखा गया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस पुराने खंडहर जैसे कमरे में है। मैं कल सुबह स्टाफ से कहकर इसे बंगलों के अंदर शिफ्ट करवा देती हूँ। हाँ मम्मा, लेकिन एक बात तो तय है, मैं इस मोटर बाइक को एक दिन जरूर बाहर निकालूंगी और इस पर बैठकर सवारी करूंगी। बहुत मजा आएगा। ऊपर से इतनी हटके मोटर बाइक देखकर सभी मुझे ही अटेंशन देंगे। उससे पहले अपने 3rd ईयर की फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान दो। जाओ पढ़ाई करो। हाँ हाँ माता श्री। अगले दिन कोयल जब कॉलेज से घर लौटती है तब वो बंगले को जलते हुए देखती है और ये भयंकर दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं, मेरा घर, मेरे मम्मा पापा, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा पापा। कोयल की तो मानो दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। घर जलने के साथ साथ तिजोरी के सारे पैसे भी जल जाते हैं। उसके पापा की आइसक्रीम कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और कंपनी भी बंद पड़ जाती है। मैं अपने पापा की कंपनी को यूं डूबने नहीं दे सकती। हेवेंस आइसक्रीम की कंपनी को बनाने में पापा ने जी तोड़ मेहनत की थी। उनके बाद अब मैं अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी को फिर से खड़ा करूंगी। उनसे किया हुआ वादा अब मैं पूरा करके ही रहूंगी। कोयल ठान लेती है कि वो अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी हेवेंस को बंद नहीं पड़ने देगी। वो उसी ब्रांड की आइसक्रीम्स बनाकर बेचने का फैसला लेती है और सबसे पहले वो एक आइसक्रीम ट्रॉली खरीदती है और वो अपने हाथों से आइसक्रीम बनाकर हेवेंस के पैकेट में पैक करके उन्हें बेचती। गर्मी से पाओ राहत, खाकर एकदम टेस्टी और यम्मी आइसक्रीम, तरह तरह के फ्लेवर्स, ऊपर से 5 आइसक्रीम्स पर एक फ्री। आइए आइए, आइसक्रीम खाइए और गर्मी को भगाइए। आइए आइए, हेवेंस आइसक्रीम अब आपकी गली में भी। अरे, ये हेवेंस आइसक्रीम के मालिक राजशेखर की बेटी है। ये यहाँ पर सड़क पर आइसक्रीम बेच रही है। बेचारी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं इसे। ओ मिस्टर, आइसक्रीम खानी है तो खा, वरना दफा हो जा। फालतू की बकवास मत कर यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो जाए, हेवेंस आइसक्रीम को मैं कभी बंद नहीं होने दूंगी। वो दोनों आदमी हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। कोयल जिस कॉलोनी में आइसक्रीम बेच रही थी, वहां पर ज्यादा लोग आइसक्रीम नहीं खाते। वो तपती धूप में यहाँ से वहां ट्रॉली लेकर घूमती, लेकिन कोई भी उस बेचारी की आइसक्रीम नहीं खरीदता। कोई भी मेरी आइसक्रीम खरीद नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं अपने पापा से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर पाऊंगी। नहीं कोयल, तुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी है। तुझे आगे जाना है, हिम्मत हार कर पीछे नहीं जाना है। कोयल हिम्मत जुटाती है और आइसक्रीम बेचना जारी रखती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग उसकी आइसक्रीम को खरीदने लगते हैं। रात में कोयल दिन भर की बची हुई आइसक्रीम्स को गरीब बच्चों में बांट देती है। ये लो बच्चों, एंजॉय। ये धन्यवाद दीदी। वाओ, धन्यवाद दीदी। कोयल एक छोटे से मकान में रहती है और रोज सुबह ही आइसक्रीम ट्रॉली लेकर आइसक्रीम बेचने निकल पड़ती। लेकिन एक सुबह जब वो ट्रॉली को घर के बाहर देखने आती है, तभी वो जोर से चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं! आइसक्रीम ट्रॉली के टायर्स नहीं थे। कोयल उन टायर्स को आसपास की सड़कों पर ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। कोयल बहुत परेशान हो जाती है। लगता है मेरी ट्रॉली के टायर्स कोई चुरा कर ले गया। अब मैं अपनी ट्रॉली को बाहर कैसे ले जाऊं बिना टायर्स के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? कोयल चिंतित होकर सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक से 2 मिनट बाद उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। उस दिन मैंने बंगलों के बाहर वाले रूम में वो दादाजी की अतरंगी मोटर बाइक देखी थी। उसे मम्मा ने अंदर रखवाया ही नहीं। वो अब भी वहीं पर ही होगी। क्यों ना मैं उसे और इस बिना टायर की ट्रॉली को एक साथ अटैच करूं और एक मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली बनाऊं। हाँ, यही सुपर आइडिया है। गो फॉर इट कोयल, गो फॉर इट। कोयल अपने जलकर राख हुए बंगले के बाहर के उस पुराने रूम में जाती है और अपने दादाजी की मोटर बाइक के साथ आइसक्रीम ट्रॉली की आधी बॉडी को अटैच कर देती है। इस बहाली के बाद वो उस मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली को सजाती है और हेवेंस कंपनी के लोगों का बोर्ड मोटर बाइक के सामने भी लगाती है। फाइनली मैंने कर दिखाया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली। हाय, इसे किसी की भी नजर न लगे। भला ले लूं। कोयल मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली पर आइसक्रीम्स बेचती और वो हेवेंस कंपनी को फिर से आगे ले जाने में कामयाब होने लगती।
हमने हेवेंस आइसक्रीम को बहुत मिस किया। थैंक यू हमें फिर से इसे खाकर आनंद उठाने का एक और अवसर देने के लिए। अरे हमेशा की तरह हेवेंस आइसक्रीम कंपनी की अनोखी फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम्स, वो भी इस अनोखे मोटर बाइक और आइसक्रीम ट्रॉली के कॉम्बिनेशन से बने वाहन पर। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक, मजा ही आ गया इतने टाइम बाद। ग्राहक फिर से अपनी फेवरेट हेवेंस आइसक्रीम कंपनी के आइसक्रीम को खाने का लुत्फ उठाने लगते हैं। कोयल रोज अपने मम्मा पापा की तस्वीर देखकर भावुक होती और उनका आशीर्वाद लेकर ही आइसक्रीम बेचने निकलती। मम्मा पापा, आप दोनों जहां कहीं भी हो, मैं जानती हूँ कि आप दोनों अपना आशीर्वाद मुझ पर सदा बनाए रखोगे, लेकिन आप दोनों के बिना जीना बहुत मुश्किल है। हर रोज आपको याद करके मैं रोती हूँ। काश आप दोनों फिर से किसी तरह लौट आए। कोयल खूब पैसे कमाती है और फिर से हेवेंस कंपनी खड़ी करती है। पूरे शहर में फिर से हेवेंस आइसक्रीम बिकने लगती है। ऐसे ही एक दिन कंपनी में एक औरत रोते हुए कोयल के पास आती है। उसका नाम ईश्वरी होता है। कोयल बेटा मेरा नाम ईश्वरी है। मैं तुम्हारे पापा राजशेखर के दुश्मन अनुराग कपाड़िया की बीवी हूँ। दुश्मन? हाँ, अनुराग राजशेखर भाई साहब की तरक्की से खूब जलता था, इसीलिए उसने उसे और तुम्हारी माँ गीतांजलि भाभी को किडनैप करके अपने घर में बंदी बना लिया और तुम्हारे बंगलों को भी जला दिया। क्या? इसका मतलब ये है कि मेरे मम्मा पापा वो दोनों जिंदा है? हाँ, राजशेखर भाई साहब और गीतांजलि भाभी जिंदा है। अनुराग ने उन्हें अपना गुलाम बना कर रखा है। मैं तुम्हें उसके खुफिया बंगलों का पता देती हूँ ताकि तुम वहाँ जा सको। तुम जाओ, अपने माता पिता को उस राक्षस के चंगुल से बचा लो। लेकिन आप ये सारी जानकारी देकर मेरी मदद क्यों कर रही हो? आप तो अनुराग कपाड़िया की बीवी हो ना? हाँ बेटा, लेकिन उसने मुझे कभी अपनी बीवी जैसे नहीं रखा। मुझे मारता पीटता और खूब बुरा भला कहता। आज आखिरकार इतने सालों बाद मैंने वहाँ से भागने का फैसला लिया और तुम्हारी कंपनी का पता ढूंढकर सबसे पहले तुम्हारे पास आई। थैंक यू सो मच ईश्वरी जी। आप नहीं जानती आपने ये सब बताकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस दरिंदे अनुराग कपाड़िया को सजा दिलवा कर रहूंगी। कोयल और ईश्वरी दोनों पुलिस टीम के साथ अनुराग के उस खुफिया बंगले पर जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कोयल अपने मम्मा पापा से फिर से मिलती है। जयंत एक गरीब किसान था जो कमाल नगर नामक एक गांव में अपनी बीवी चारू, छोटा बेटा गट्टू और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। वो अपने खेत में टमाटर उगाता और बाजार में जाकर बेचता। आइए आइए, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर लीजिए। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो जयंत भाई साहब। तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। लगता है तुम बड़े प्यार से, स्नेह से टमाटर की खेती करते हो, इसलिए वो इतने निखर कर उगते हैं। जरा इनका रंग तो देखो। वाह 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 वाह। जयंत का टमाटर बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिवाली की रात एक रॉकेट उड़कर जयंत के खेत में गिरता है और पूरा खेत आग पकड़ लेता है। आग तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। अरे नहीं, मेरे खेत! हे ठाकुर जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इस खेत से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं तो बुरा तरह बर्बाद हो गया। चारू, ये क्या हो गया? हमारा खेत ऐसा क्यों हुआ? जयंत अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास जितने पैसे थे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। वो लोग आश्रम में मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इस तरह जिएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, काम ढूंढना होगा। जी, मैंने भी 2 जगह बात की है घर का काम की। 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। जयंत नौकरी की तलाश करने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर 1 हफ्ते तक जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी पाने में असफल ही रहता है। एक रात बहुत बारिश होती है और तभी जयंत का घर मालिक किरोड़ीमल आता है।
अबे ओ जयंत के बच्चे, तू अपना 3 महीने का बचा हुआ किराया इस जन्म में ही भरेगा या अगले जन्म में? किरोड़ी मल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार भी किराया नहीं चुका पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपना सारा किराया एक बार में ही सूद समेत चुका दूंगा। मुझे बस और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं वाकई में चुका दूंगा आपका पैसा। हाँ किरोड़ी मल जी, हमारे खेत में दिवाली की रात आग लग गई, जिस कारण हमारा टमाटर का बिजनेस बंद हो गया। जयंत जी ने कई जगहों पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन किरोड़ीमल उन दोनों की बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता, तुम दोनों को आज के आज पैसे देने होंगे। कोमल अपने पति अभिनव के साथ रहती है। एक दिन अचानक से अभिनव की जॉब छूट जाती है और वो दोनों काफी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पता नहीं कैसे रहेंगे अब हम। अब तो मुझे जल्द जॉब भी नहीं मिलेगी। तुम तो जानती हो ना कोमल, आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। अभिनव, इस तरह अभी से ही हार मान ली तो कैसे चलेगा? तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तब जाकर ही सब कुछ ठीक होगा। हाँ कोमल, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। अभिनव अब नई जॉब ढूंढने लगता है, लेकिन लगातार ढूंढने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती है, जिस कारण वो अब घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता और घर का किराया ना भरने के कारण उसे घर मालिक घर खाली करने को कहता है। क्या? हाँ कोमल, हमें घर खाली करना होगा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे अभिनव? संभव भैया के पास। संभव भैया हमें वहां रहने के लिए मनाही नहीं करेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है कोमल। लेकिन अभिनव, संभव भैया का तो ठीक है, लेकिन चंदा भाभी, उन्हें गवारा होगा हमारा वहां पर रहना? अब जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, मैं फिर से लाइफ में सेटल नहीं हो जाता, हमें वहां जाकर ही रहना होगा कोमल। और अगर संभव भैया राजी हो गए तो चंदा भाभी को कोई एतराज नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है अभिनव। अभिनव और कोमल संभव के पास अपना सारा सामान लेकर जाते हैं। तभी संभव उन्हें खुशी खुशी रहने देता है, लेकिन उनके वहां आने से चंदा को काफी गुस्सा आता है और अब वो उन दोनों संग बुरी तरह पेश आने लगती है। चंदा भाभी, आपने मेरे और अभिनव के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? आपने मुझे छत का काम सौंप दिया है, इसीलिए मुझे लगा कि आप बना दोगी। कोमल, मैं तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हें अपना काम खुद करना होगा, समझ गए तुम? मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो बैठकर। भाभी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम लोगों का नहीं। तुम दोनों बस कुछ दिन रहने आए हो, इसीलिए इस घर को अपना मत समझ लेना। अभिनव, तुम भी जल्दी से अपनी जॉब ढूंढ लो और दफा हो जाओ अपनी बीवी को लेकर यहाँ से। तुम्हारे भैया ने और मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम दोनों को संभालने का। अभिनव और कोमल चंदा के इस बर्ताव को देखकर हैरान और बहुत चौंका रह जाते हैं। चंदा कभी राशन को लेकर, तो कभी काम को लेकर, तो कभी पैसों को लेकर हर तरह से अभिनव और कोमल को ताने देती रहती है। अभिनव, जल्दी से जॉब ढूंढ लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। भाभी दिन भर आराम फरमाती हैं और मुझसे सारा काम करवाती हैं। मैं उनका अत्याचार नहीं सह सकती। कोमल, बस कुछ दिन और, मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चंदा भाभी इतनी बुरी होंगी, मन से इतनी मैली होंगी। हालात हर किसी का असली चेहरा सामने ला ही देता है अभिनव। संभव भैया को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो और चिंता करेंगे हमारी। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, भाभी नहीं सुधरने वाली, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। नहीं कोमल, मैं चुप नहीं रहूंगा। भाभी के पति होने से पहले भैया मेरे बड़े भाई हैं। भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, इसलिए आज रात को जब भैया काम से घर पर आएंगे तब मैं उन्हें भाभी की सारी असलियत बता दूंगा, कैसे उनके जाने के बाद वो हमारे साथ बुरी तरह से पेश आती हैं। चंदा कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है। अच्छा जी, तो ये मेरा निठल्ला देवर अब मेरे पति को जाकर मेरी शिकायत करेगा। अब तो ऐसा शिकंजा कसना पड़ेगा जिसके चलते ये दोनों ही खुद फंस जाएं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है।
चंदा रात को संभव के सामने रोने का ढोंग करती है। चंदा, क्या हुआ? चंदा, तुम रो क्यों रही हो? संभव, मुझे तुम्हारे छोटे भाई और उसकी बीवी ने खूब सुनाया है। अरे मैंने बस कहा कि 2 दिन तक मैं काम नहीं करूंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी ये कोमल और देवर जी ने मुझे खूब बुरा भला बोला और मुझे मारने की भी कोशिश की। इस कोमल ने। क्या? भाभी, आपका दिमाग ठिकाने पर है ना? ये आप क्या बकवास बके जा रही हो? हमने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैंने आपको मारने की कोशिश की है। क्यों संभव भाई साहब को हम दोनों के खिलाफ भड़का रही हो आप? हाँ भाभी, भैया, ये भाभी हमारे साथ बुरी तरह से पेश आ रही हैं और हमें रोज दिन रात ताने देती रहती हैं आपकी गैर मौजूदगी में। हमारा विश्वास कीजिए भैया, हम सच कह रहे हैं। नहीं संभव, झूठ तो ये दोनों बोल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ संभव, मेरा यकीन करो। चंदा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनव, कोमल, तुम दोनों के मुश्किल समय में मैं तुम दोनों का साथ दिया और वही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन भैया, संभव अभिनव और कोमल की एक नहीं सुनता और उन दोनों को घर के बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो दोनों बेचारे दर दर भटकने लगते हैं। बिना खाना पानी और रहने की जगह के वो दोनों जंगल में कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहां पर एक भूखा बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, बड़ी भूख लग रही है, बहुत दिनों से भूखा हूँ। तनिक कुछ खाने को मिल जाता तो उपकार होते तुम्हारे। माफ कीजिएगा काका जी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। काका जी, आपको मैं भूखा नहीं जाने दूंगा। 1 मिनट। अभिनव पास के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर उस बूढ़े आदमी को देता है, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की भूख मिट जाती है और तभी वो अचानक से एक जादुई राजकुमार में बदल जाता है। यह अलौकिक दृश्य देख अभिनव और कोमल एकदम से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये कैसे हुआ? इसका मतलब आपको कोई जादूगर हो? नहीं, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ जो जादुई लोक से इस धरती लोक में आया है। मैंने देखा है कि तुम दोनों काफी नेक दिल और अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद करने आया हूँ। तुम दोनों बेघर और काफी तंगी में हो ना, इसका हल है मेरे पास। तुम दोनों के जीवन की सारी मुसीबतें अब चंद लम्हे में हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं। क्या? लेकिन कैसे? तभी वो जादुई राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक जादुई घास का घर प्रकट करता है, जिसमें जाने पर वो अंदर से बिल्कुल किसी महल से कम नहीं होता है। वहां जादू से खाना मिलता है और जो चाहो वो चीज मिल जाती है। हम तो धन्य हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। हाँ राजकुमार, आपका ये बड़ा एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब कोमल और अभिनव उस जादुई घास के घर में रहते हुए काफी अमीर हो जाते हैं और ऐसे ही एक दिन चंदा उन दोनों को महंगे कपड़े, गहने और महंगी गाड़ी में घूमते देख उनका पीछा करते करते उनके घास के घर के पास पहुंच जाती है। तब खिड़की से झांकने पर उसे पता चलता है कि वो घर बाहर से ऐसा है लेकिन अंदर से एकदम जादुई महल है। ये देख उसे काफी जलन होती है और वो अगले दिन उस घर को जलाने आती है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों इतने ऐशो आराम में इतनी आसानी से रह पाओगे? चंदा नाम है मेरा। मुझसे आगे अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को और उससे जुड़ी हर एक चीज को बर्बाद करके रख देती हूँ। अब तुम दोनों का ये जादुई घास का घर भी नहीं बचेगा। लेकिन जैसे वो उस जादुई घर को जलाने जाती है, उसे खुद को ही आग लग जाती है और वो जलने लगती है। ये सब जादुई घर के जादू के कारण ही होता है और इस प्रकार अंत में चंदा को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। गोविंदगढ़ नामक एक गांव में 2 दोस्त रहते हैं जिनके नाम प्रीतम और जयदीप रहते हैं। दोनों एक दिन एक व्यापार शुरू करने का सोचते हैं। यार सच में ये रोज रोज की मेहनत मशक्कत कर करके तो मैं थक गया हूँ। अब बस मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे कम मेहनत करके पैसा मिले, और इसका एकमात्र उपाय है व्यापार। चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन हम दोनों दोस्त मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। बोल, देगा ना मेरा साथ जयदीप? प्रीतम, लेकिन
अरे मेरे भाई, लेकिन वेकिन वो को मार गोली। मुझ पर भरोसा है ना तुझे? हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है, मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा, हम दोनों एक नया व्यापार शुरू करेंगे और वो होगा सब्जियों का व्यापार। गांव के किसानों से कम दाम में सब्जियां खरीदकर हम शहर में ज्यादा दाम में सप्लाई करेंगे, और ज्यादातर हरी सब्जियां। लेकिन किसानों से कम दाम में क्यों खरीदना, जबकि सबसे अधिक मेहनत तो उन लोगों की ही होगी ना। ओफो, तो भी ना यार। अरे व्यापार करने में ये दूसरों के बारे में सोचते समझते नहीं बैठते, दिमाग से काम चलाना पड़ता है, दिल को पीछे छोड़कर। समझा तू? ठीक है प्रीतम। प्रीतम और जयदीप अब सब्जियों का व्यापार शुरू करते हैं और 1 महीने में ही उन दोनों को ही ढेर सारा मुनाफा होता है। जयदीप की बीवी सुलेखा उससे कहती है, जी आज आपको सारे पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ सुलेखा, प्रीतम और मेरे व्यापार ने काफी तरक्की की है। हम नौकरी करके 6 महीनों में जितना कमा सकते थे उतना हमने 1 महीने में कमाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं जा रहा हूँ प्रीतम के घर पर, उससे अपने हिसाब के पैसे मांगने। जी ठीक है, जल्दी आइएगा वापस। हाँ सुलेखा, तुम ना आज वो घेवर बनाना। आज पैसे आने वाले हैं तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। देसी घी में ही बनाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी। जयदीप प्रीतम के घर जाता है। जब वो उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखता है, उसका पड़ोसी उससे कहता है, अरे भाई, वो प्रीतम तो रात को ही घर खाली करके चला गया कहीं पर। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीतम मुझे बिना बताए कहाँ चला गया? उसके पास मेरे हिस्से के इतने सारे पैसे हैं। वो कहाँ गया है? कुछ पता है आपको भाई साहब? नहीं भाई, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि वो कल रात को ही निकल चुका है गांव से अपना सारा सामान लेकर। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं प्रीतम को कहाँ ढूंढूंगा? अब वो कहीं नहीं मिलेगा तुझे तो लगता है वो तुम्हें चूना लगाकर चला गया है। तुम्हारे पैसे तो गए अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारा जयदीप प्रीतम को गांव भर में ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। जयदीप और उसकी बीवी सुलेखा अब बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दोनों पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाते हैं। सुलेखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीतम, मेरा जिगरी यार, मुझे इतना बड़ा धोखा दे जाएगा। उसने बहुत गलत किया है, ये मेरे साथ बहुत गलत किया है। जी, अब जो हो गया है उसे बार बार याद करके क्या फायदा। अब आगे का क्या है वो सोचना होगा हमें। मैं तो नया व्यापार शुरू करने के चक्कर में अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा हूं। आइंदा से कभी किसी पर विश्वास ही नहीं करूंगा। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। हाँ जी, सही कह रहे हो। आप परेशान मत होइए, मैं भी नौकरी ढूंढने लगती हूँ। अगर कोई नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है सुलेखा। सुलेखा और जयदीप दोनों पति पत्नी अब गांव में नौकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों तक निरंतर नौकरी ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो दोनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अब हम क्या करेंगे सुलेखा? नौकरी तो मिलने से रही, इतने प्रयास किए हमने। अब तो केवल एक ही उपाय है। क्या सुलेखा? मैं अपना छोटा सा ठेला लगाऊंगी गांव के बाजार में और ठेले पर घर का बना हुआ दाल चावल और सब्जी रोटी बेचूंगी। लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। हाँ सुलेखा, ये सही सुझाव है। आजकल लोगों के घर का खाना बाहर कहीं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे छोटे से ठेले पर ही तुम्हारी सारी उम्मीदें हैं। भगवान जी साथ दे बस हम हमारा। सुलेखा और जयदीप दोनों मिलकर अपना एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। वहां पर सुलेखा बढ़िया से दाल चावल बनाती है और साथ ही तरह तरह की सब्जी और रोटियां भी पकाती है, और जयदीप ग्राहकों को परोसने एवं सुलेखा का हाथ बटाने का काम करता है। इस तरह दोनों मियाँ बीवी साथ में उस ठेले को चलाने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। इतने स्वादिष्ट और लज्जतदार दाल चावल तो जमाना हो गया खाए हुए। बचपन की पुरानी यादें ताजा कर दी आपने तो बहन जी। हाँ हाँ, आपके ठेले पर मिलने वाला सारा खाना एकदम जायकेदार और पौष्टिक है। यहाँ तो मैं रोज आया करूंगा अब। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए भाई साहब, आपका दाल चावल पापड़ और अचार, और ये आपका पनीर पराठा मक्खन मारकर। ओह, क्या बात है जी, क्या बात है, एकदम बढ़िया जी।
जयदीप और सुलेखा के जीवन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। वो दोनों अपने घर पर नए नए बर्तन, टीवी और फ्रिज लाते हैं। गांव में शायद ही किसी के घर में ये सब होता होगा। ये सब देख उनकी पड़ोसन भवरी उन पर बहुत जलने लगती है। नहीं, ये दोनों इतने खुश नहीं रह सकते हैं। इनके पास धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। इनकी खुशियों पर तो मैं ग्रहण लगा कर ही रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भवरी उन दोनों के ठेले के सामान में, दाल चावल में कंकड़ मिला देती है। रात के अंधेरे में उसे ये काम करते हुए कोई नहीं देख पाता। अब देखना, कल जब तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे हाथ के दाल चावल खाएंगे, तब उनकी जान खतरे में चली जाएगी, और इसी के साथ तुम दोनों को भी सजा मिलेगी, और तुम दोनों की सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी, जयदीप और सुलेखा। अगले दिन भवरी दूर से उनके ठेले को छुप कर देखती है। तब उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि सभी मजे से खाना खा रहे होते हैं। हैं? ये क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से कल रात को सारी सामग्री में, दालों में, चावल में कंकड़ मिलाए थे, लेकिन यहाँ तो सभी ग्राहक मजे से खाना ठूस रहे हैं। माजरा क्या है आखिर? भवरी को कोई देख ना ले, इसीलिए वो वहां से चली जाती है, और तभी उसे उसका पति जगदीश कहता है। क्यों भावरी, हो गई हैरान सारे ग्राहकों बिना कैसी दिक्कत के खाना खाते देख? ये आप क्या कह रहे हो जी? आपको सब कैसे पता चला? रात को जब तुम चुपके से जयदीप और सुलेखा भाभी के ठेले पर जाकर उनके सामान में कंकड़ मिला रही थी, तभी मैं भी तुम्हारे पीछे ही था। मैंने तुम्हारा पीछा किया था, और इसलिए मुझे सब रात को ही पता चल गया था, और मैंने वक्त रहते ही सारी सामग्री वहीं बदल दी। क्या? तभी वहां उनके घर सुलेखा और जयदीप भी आते हैं। आप दोनों? भावरी, तुम्हें इन दोनों के पेट पर लात मारते हुए शर्म नहीं आई? अरे वो ठेला इनकी रोजी रोटी है, तुमने उसके बीच में मुसीबत लाने के बारे में सोचा। भूलो मत, ये दोनों वही जयदीप और सुलेखा भाभी हैं जिन्होंने हमारी एक बार नहीं बल्कि कईयों बार मदद की है, और हमारे सुख दुख के साथ ही रहे हैं। पड़ोसियों से भी बढ़कर हैं ये दोनों हमारे लिए। भवरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जयदीप भाई, सुलेखा भाभी, मैं हाथ जोड़कर आप दोनों से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं पता नहीं जलन के मारे क्या कर रही थी। ये भूल गई थी कि आप दोनों कितने अच्छे हैं, और आप दोनों ने हमारी कितनी मदद की है। आप दोनों के साथ मैं इतना गलत करने जा रही थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंत में आपको अपने किए का पछतावा है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। व्यक्ति अक्सर भावनाओं में बह जाता है, चाहे वो भावनाएं अच्छी हो या बुरी, लेकिन अंत में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जरूरी है। जयदीप और सुलेखा भवरी को माफ कर देते हैं, और उसके बाद वो दोनों खूब मेहनत करते हैं और गांव में अपना एक बड़ा ढाबा खोलते हैं। राजू एक कुम्हार होता है जो बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है और गांव में उसे बेचा करता है। गांव के लोगों को राजू के बनाए बर्तन बहुत ही पसंद होते हैं, इसीलिए गांव के लोग बस राजू के पास से ही मिट्टी के बर्तन लिया करते हैं। राजू अपने बेटे सूरज के साथ उसी गांव में रहता है। एक शाम राजू काम करके घर पहुंचता है तो अपने बेटे से बोलता है, हमारे मिट्टी के बर्तनों की बिक्री तो बहुत ही अच्छी हो रही है, गांव के लोगों को पसंद भी आ रही है। अब अगर ऐसे ही हमारा काम आगे भी चलता रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। पिताजी, आप इतने अच्छे बर्तन बनाते हो, ऐसे कैसे लोग नहीं खरीदेंगे? मेरे दोस्त भी सब यही कहते हैं कि मेरे पिता जैसे कोई भी इस गांव में मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता है। आप सबसे अच्छे हो पिताजी। अब बस ऐसे ही कुछ और पैसे जमा हो जाए, फिर मैं तेरे लिए तेरी पसंद वाली साइकिल ले आऊंगा। मुझे पता है कि तुझे वो साइकिल कब से पसंद है। पापा, आप बहुत अच्छे हो। आपको सब पता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। राजू इसी तरह अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहता है, लेकिन उसी गांव में बिरजू नाम का एक और कुम्हार होता है जिसके पास कोई ग्राहक नहीं आते हैं। एक शाम जब बिरजू मिट्टी के बर्तन बेच रहा होता है तो वहां रात तक कोई नहीं आता है, इसीलिए बिरजू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
इस राजू की वजह से गांव में कोई भी मुझसे मिट्टी के बर्तन नहीं लेता है। अरे मुझसे क्या ही अच्छे बनाता होगा, उसे खुद तो कुछ आता नहीं है, मेरा काम और खाकर बैठ गया। किसी दिन उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि कभी भी ऐसा कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा। और अब उसे मैं नहीं छोड़ने वाला, अब उसका बहुत हो गया है, इसका अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे इसकी अकल ठिकाने पर आए। बिरजू राजू से बहुत जलने लगता है और अब उसके मन में ये बात भी आ जाती है कि अब वो बस राजू को बर्बाद करने की ठान लेता है। कुछ दिनों बाद बिरजू एक आदमी को पैसे देते हुए बोलता है, ये लो पैसे, शाम के समय यहाँ से राजू अपने मटके लेकर जाएगा और तभी तुम्हें उसे उड़ा देना है। मारना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ठोकना है कि उसके हाथ टूट जाए, अपाहिज हो जाए। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है वो। राजू शाम को उसी रास्ते से जाने लगता है और तभी गाड़ी वाला वहाँ से जाता है और अपनी गाड़ी से राजू को उड़ा देता है। वहाँ के लोग राजू को हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। उस एक्सीडेंट में राजू के दोनों हाथों में लकवा मार गया था और वो हाथ से अपाहिज हो जाता है। ये देखकर सूरज बहुत रोने लगता है। पिताजी के दोनों हाथ नहीं है। घर की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पिताजी पहले ही इतने परेशान रहने लगे हैं, अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि घर के बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए तब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिताजी ने अब तक घर के लिए बहुत कुछ किया है। अब सूरज खुद ही मिट्टी के बर्तन बनाता है और बेचने लगता है। कुछ दिनों बाद सूरज के पास एक औरत आती है और बर्तन देखने लगती है। अरे ये तो आड़े टेढ़े बर्तन हैं, इसको कौन खरीदेगा? आप ले लीजिए, भले ही थोड़े कम पैसे दे देना। नहीं नहीं, ऐसे बर्तन लेने का क्या ही फायदा, ऐसे बर्तनों का क्या ही इस्तेमाल होगा। हाँ नहीं तो। सूरज के बनाए बर्तन कोई नहीं ले रहा था और घर की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। सूरज परेशान होकर जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है। तभी उसे एक साधु बाबा दलदल में डूबते हुए दिखाई देते हैं। सूरज बिना सोचे समझे उन्हें बचाने चला जाता है और जैसे तैसे निकालता है उन्हें दलदल से। बाबा जी, आप ठीक तो है ना? आप दलदल में कैसे फंस गए थे? हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मैं दलदल में डूब जाता। तुमने आज मुझे बचा लिया। बाबा, खुशी है मुझे कि मैं आपके किसी काम आया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटली लो, इसमें जादुई बीज हैं। परेशानी तो हर किसी के पास ही होती है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है वही बड़ा होता है। और तुम इन बीज को बो देना, फिर देखना इन बीज का चमत्कार। भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करे। सूरज घर आता है और अपने खेत में उन बीजों को बोने लगता है और फिर घर आकर आराम से सोने लगता है। बाबा भी ना, आज के समय में ये जादू चमत्कार कैसे हो सकता है? लेकिन अगर बाबा ने इतने विश्वास से वो बीज मुझे दिए थे तो मैंने उन्हें बो दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस भगवान से इतना ही मांगूंगा कि मेरे घर की मुश्किलों को कम कर दे वो। सूरज भगवान से प्रार्थना करके सो जाता है। अगली सुबह जब सूरज उठकर खेत में जाता है तो वहाँ बर्तन ही बर्तन हर तरफ देखकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है। ये क्या? ये तो सच में जादुई बर्तन की खेती हो गई, और वो भी रातों रात। उन बाबा की बात सच हो गई। सूरज अब उन बर्तन को बेचकर खूब पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे सूरज के घर के हालात अब सुधरने लगते हैं। सब अच्छा हो रहा होता है और एक बार फिर ये सब जब बिरजू को पता चलता है तो उसको जलन होने लगती है। इतनी मुश्किल से मैंने इसके बाप को यहाँ से भगाया था और अब इसका बेटा आ गया। बेटा तो बाप से भी 4 कदम आगे निकला। इसकी वजह से आए हुए ग्राहक भी चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जो उनके पास इतने सारे बर्तन आ गए। बिरजू को अब सूरज पर शक होने लगता है, इसीलिए वो अब सूरज के आसपास घूमने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो सूरज को जादुई बर्तन की खेती करते हुए देख लेता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ये बर्तनों की जादुई खेती कर रहा है, तभी तो इतनी जल्दी इसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। कोई बात नहीं, वो क्या सोच रहा था कि ये जादुई कमाल कोई दूसरा समझ नहीं सकता है।
मैं सब समझ गया हूँ। और अब जब ये मुझे पता चल गया है तो अब ज्यादा दिन तक वो सूरज इसका फायदा नहीं उठा सकता है। मैं आज रात में जाकर इसके जादुई बर्तन के खेत में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ कि ये कैसे मेरे ग्राहक लेगा। बिरजू रात के समय सन्नाटे में सूरज के खेत में जाता है कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? बिरजू खेत की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी बहुत तेज बिजली कड़कते हुए बिरजू पर आ गिर जाती है। बिजली गिरने के कारण भारी बरसात में भी बिरजू आग से जलकर राख हो जाता है। वही सुबह जब सूरज उठता है और अपने जादुई बर्तन को खेत में ले जाता है और खेत को चूमते हुए घर की ओर जाकर देखता है तो राजू का भी हाथ ठीक होने लगता है। बेटा, तूने देखा अब मेरी हालत में पहले से कितना सुधार है। भगवान, ये आपकी ही कृपा है। आपने मुश्किलें दी और फिर उन मुश्किलों से निकाला भी आपने ही। हमारे हालात सुधर गए, पिताजी के हाथ में बदलाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज अब अपने काम को मेहनत से करता है और खूब तरक्की करता है। वहीं बिरजू को अपने बुरे कर्मों का ही फल मिलता है। पूजा और ज्योति दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन पूजा की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वहीं दूसरी तरफ ज्योति की शादी एक छोटे से गरीब घर में हुई थी। एक दिन तेज धूप में ज्योति पूजा के घर जाती है और एसी के आगे बैठ जाती है। पूजा ज्योति के लिए ठंडा पानी लाती है। अरे, इतनी धूप में पैदल आने की क्या जरूरत थी? दीदी, अब मेरे पास गाड़ी तो है नहीं जो मैं एसी वाली गाड़ी में आराम से आ जाती। अब जब कुछ है ही नहीं तो मुझे पैदल ही आना पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई, अब थोड़ी देर आराम करो। आज वो ऑफिस खाना लेकर नहीं गए हैं, मैं उन्हें खाना देने ही जा रही हूँ। आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ दीदी, आप आराम से आओ। पूजा वहाँ से चली जाती है और ज्योति आराम से टीवी देखने लगती है। तभी कमरे से निकलकर पूजा की सास मालती आती है और ज्योति को देखकर कहती है, अरे ज्योति बेटा, तू यहाँ कब आई? नमस्ते माँ जी, मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी। पूजा दीदी को कुछ काम था इसीलिए वो बाहर चली गई। जाने से पहले मुझसे मिलकर ही गई है। हाँ, आज वो दीपक खाना नहीं लेकर गया है ना, तो बस उसे खाना देने ही गई है। अच्छा, आपको ये बताया क्या? ये बताया मतलब क्या है ज्योति बेटा तेरा? और कहाँ जा सकती है वो? हाँ माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। अब बता मुझे, तुझे क्या बताया तेरी बहन ने? वो पूजा दीदी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने गई हैं। मैंने तो उन्हें ये कहा था कि आपको भी ले जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि आपको नहीं लेकर जाना। तभी तो झूठ बोलकर जा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए। क्या बहू ने ऐसा कहा तुझसे? माँ जी, मैं कोई आग तो लगाऊंगी नहीं अपनी ही बहन के घर। अब जैसी मेरी माँ है मेरे लिए वैसे ही आप भी हो, तभी आपको बता रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप मुझसे वादा करो, आप दीदी को कुछ मत बोलना। कभी कभी मन कर जाता है ना घूमने का, इसीलिए चली गई होंगी ना। ज्योति कहने को तो पूजा की बहन थी, लेकिन वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी बहन के घर में जहर घोलने के लिए। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ज्योति अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर पूजा आती है। ज्योति, क्या कर रही हो तुम? क्या बताऊं दीदी, हम तो इतने गरीब हैं कि फ्रिज तक नहीं है हमारे घर में। दिन में खाना बनाया था, पूरा खराब हो गया गर्मी की वजह से, इसीलिए दोबारा बना रही हूँ। बस इतनी सी बात? अरे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो ना। चलो हम अभी फ्रिज लेने चलते हैं तुम्हारे लिए। क्या दीदी, तुम मुझे फ्रिज दिला रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। अब बातें बाद में, और चलो मेरे साथ। पूजा ज्योति को एक नया बहुत ही महंगा फ्रिज दिला देती है। ज्योति घर में फ्रिज देखकर बहुत खुश होती है। रात के समय ज्योति का पति संजय घर आता है। देखा आपने, पूजा दीदी ने हमें इतना महंगा फ्रिज दिलवाया है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अपनी बहनों से इतनी महंगी महंगी चीजें मत लिया करो। मैं क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा हूँ? अरे, जब मेरी दीदी को दिलदार बनने का इतना ही शौक है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ज्योति, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी अमीर बहन के एहसान लेना और तुम्हारा बार बार उनके घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे से तुम ध्यान रखना।
ज्योति किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। कुछ दिनों बाद ज्योति बाजार से सब्जी लेकर आती है। तभी रास्ते में गाड़ी से आता पूजा का पति दीपक मिलता है और वो ज्योति को देखकर गाड़ी रोकता है। अरे ज्योति, तुम सब्जी ले रही हो क्या? हाँ जीजा जी। सब्जी ले ली हो तो आ जाओ गाड़ी में। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है जीजा जी। हाँ ठीक ही है, अब बहुत पुरानी हो गई है, नई गाड़ी लूंगा अब दिवाली में। और जीजा जी बताइए, आपके और दीदी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ, हम दोनों के बीच तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो कुछ दिनों पहले पूजा दीदी मेरे घर आई थी, काफी परेशान थी। क्या पूजा परेशान थी? लेकिन पूजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या जीजा जी, आप बिना? अरे आप लोगों की वजह से ही तो दीदी परेशान है। कह रही थी कि आपका कहीं चक्कर चल रहा है और माँ जी भी दीदी को मारती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन घर में मामले में मैंने सोचा कि कहाँ मैं कुछ बोलूँ। घर में तो मामले से होते रहते हैं और थोड़ी बड़ी तो लड़ाई होती रहती है ना। ये सब बिल्कुल झूठ है, मेरा कभी भी कोई चक्कर नहीं है। और माँ पूजा को मारेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माँ तो पूजा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। यही तो मैंने भी कहा था ना उन्हें, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये भी कहा था कि आप बाप भी नहीं बन सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा पूजा मेरे और माँ के बारे में इतना कुछ बोल सकती है। अच्छा हुआ ज्योति, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ज्योति अपनी बहन के ससुराल वालों को पूजा के खिलाफ भड़काती रहती है और धीरे धीरे पूजा के ससुराल में दरार भी आने लगती है। ऐसे एक दिन पूजा दीपक को गले लगाकर कहती है, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। दूर हटो पूजा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दीपक, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे तरफ ठीक से देखते भी नहीं हो और ना ही ठीक से बात करते हो। मुझसे कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब तुम मेरे साथ खुशी नहीं हो तो साथ रहकर क्या हो जाएगा? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? तुमने अपनी बहन को क्या बोला कि मैं बाप नहीं बन सकता? मेरा बाहर चक्कर है, मेरी माँ तुम्हें मारती है। क्या ज्योति ने तुम्हें ये सब कहा? पूजा को दीपक सब बताता है और कुछ देर बाद मालती भी सब कुछ बताती है जो बात ज्योति ने उससे कही थी। फिर तीनों ज्योति के घर जाते हैं जहाँ ज्योति अपने पति के साथ बैठी थी। अरे आप तीनों यहाँ एक साथ? दीदी आपने बताया भी नहीं। ज्योति, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के घर को तोड़ते हुए? तुमने मेरे ससुराल वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। मैंने कब कहा कि मेरी सास मुझे मारती है? क्या हुआ ज्योति, बताओ ना अब वो सब जो अब तक तुमने हमें बताया था। आप भी क्या मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो? वो सब तो मैंने मजाक किया था। मेरी बहन तो इतनी अच्छी है कि मैं उसकी तारीफ करते नहीं थकती हूँ। बस करो ज्योति, तुम, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन अब तुम मेरी नजर और दिल दोनों से उतर गई हो। ज्योति की सच्चाई पूजा के घर वालों के नजर में आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पूजा ज्योति से सारे रिश्ते तोड़ देती है। ये सब देखकर संजय कहता है, ज्योति, तुम इस हद तक गिर जाओगी कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि तुम्हें अमीर होना है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारे मन में अपनी ही बहन के लिए इतनी जलन है। मुझे भी अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरे घर से निकल जाओ। संजय भी ज्योति से अपना रिश्ता तोड़ देता है, जिसके बाद ज्योति के पास बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।